क्या देखे? क्या देखे थे? डीएनए के बारे में ना। देखो, डीएनए के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बताई थी, डीएनए जो होता है अपन को ऐसा डबल देखने को मिलता है, मैंने बताया था। ठीक है। और वो जो है इस तरह का थोड़ा मतलब ना, ऐसे मतलब मुड़ा हुआ रहता है, मतलब ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे मुड़ा हुआ ऐसा रहता है, ऐसा टाइप का। ठीक है, ऐसे साथ में दोनों। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये तो आप लोग पढ़े होगे, बेसिक है ना। अब एक चीज याद रखना, मैं क्या बताई थी, यहाँ 5 यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 5 यहाँ 3, ये सब मैं समझा चुकी हूँ प्राइम। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और रखना, यहाँ पे पता चलता है बेटा हम लोगों की ए के सामने हम लोगों को टी देखने को मिलता है और सी के सामने जी देखने को मिलता है। और ये चीज भी मैं बता चुकी थी कि ए और टी के बीच में डबल वो रहेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में ट्रिपल देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। ये लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मतलब ए बी सी जी ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते मतलब लंबा रहता है ना। तो अब उसके बाद क्या बोल रहा है? हाँ, राइट हैंडेड इसमें वन टर्न, एक टर्न में बेटा आप लोगों को 10 बेस पेयर देखने को मिल रहे हैं। कितने? एक टर्न जो हो रहा है उसमें आप लोगों को 10 बेस पेयर देखने को मिल रहे हैं। और ये एक और ये दो, इन दोनों के बीच के लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 0.34 एनएम होगा। ठीक है। अब उसके बाद मैं बोलूं क्या बोलते हैं, इसके इसके पीच की, तो टोटल पीच जो होगा बेटा वो 3.4 होगा, 3.4 एनएम लेंथ इसका। ठीक है। और अब देखो क्या बोल रहा है, इफ अ डबल स्ट्रैंड डीएनए 20% है, इसमें मान लो 20% ए है, देन गिव क्या बोल रहा है, परसेंटेज एंड टीसीजी, बाकी का परसेंटेज बताओ। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज जानना है कि 20% 20% ए है तो 20% टी है, 30% जी है, 30% उसमें क्या होता है? सी होता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कंपेयर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। लेकिन न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो वहां पे शुगर और नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, वही चीज है और कुछ नहीं है, ये सब हो गया है। अब उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर दे सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में, उसमें से डायरेक्ट इसको पूछ देगा कि ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या है, शुगर है। ठीक है। और उसके बाद अगर वो डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए है तो राइबोज है, आपको पहचानना पड़ेगा। या फिर इसमें से बीच में से किसी एक को गायब कर देगा, और उसको जैसे यहाँ पर से ए को गायब कर दिया और यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे क्या आएगा, पूरा स्ट्रक्चर है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, एडेनिन। और उसके बाद यहाँ पे क्या, शुगर है। मतलब वही चीजें, मतलब इस ये पूरा स्ट्रक्चर ये मैं बना के बताई थी ना आप लोगों को, वही स्ट्रक्चर है आपके एनसीईआरटी में दिया है। इसमें से बीच का एक गायब कर देगा। ठीक है, जैसे इसको भी गायब कर सकता है, क्या है ये, हाँ, उसको भी हटा देगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि फॉस्फेट है। ठीक है, और क्या है, फॉस्फो एस्टर में है ना। ठीक है, तो ये एक एक चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि डीएनए है तो डीऑक्सी आ रहा है, आरएनए है तो क्या। मेरे कहने का मतलब समझ गए, एक एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया, कौन सा शुगर है, कहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस आएगा, बीच का एक गायब करेगा कुछ, और वहां से आप लोगों को बोल सकता है। ठीक है। हाँ, देखो स्ट्रक्चर पूरा याद रखो, मैं बना के बता चुकी हूँ पहली बार। ठीक है, क्वेश्चन अगर रहा, क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन अगर रहा तो बनाना भी पड़ सकता है। दूसरा चीज, अगर वो देना चाहे तो इसको ऐसे भी दे सकता है कि भाई एक आध गायब कर दिया, उसके जगह तुमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, एडेनिन आएगा, गुआनिन आएगा। हाँ, मैं बना के बता चुकी हूँ। थोड़ा उसके उससे क्वेश्चन देखेंगे तब समझेंगे, क्वेश्चन देखेंगे ना एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, एटी में डबल बॉन्ड रहता है, बताई तो थी। ये
80 में आपको डबल देखने को मिलेगा, जीसी में ट्रिपल देखने को मिलेगा। कई बार बता चुकी है क्या है आपके बेस पेयर, तो क्या बोला जाता है बेस पेयर, बीपी यानी कि बेस पेयर बोला जा रहा है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर मत सोचो, ठीक है। चलो अब ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है, ये बेस पेयर्स हैं। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में आप लोगों को डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये एक याद रखना, एक इधर इधर 5 है तो इधर 3, एक मतलब ये मैं बताई थी ना ऐसे उल्टा रहता है ना, एक तरफ 5 एक तरफ 3 फिर एक तरफ 5 3 और 5, ऐसा मैं आप लोगों को उस दिन समझाई थी। और इसमें बेटा याद रखना शुगर और फॉस्फेट की क्या रहती है, बैकबोन, सॉरी बैकबोन रहती है। ये बार बार बताने का रीजन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछ सकता है कि इसमें बैकबोन किसकी होती है, इसकी क्वेश्चन भी मैं कराई थी उस दिन इसका क्वेश्चन। तो इसमें शुगर और फॉस्फेट का क्या होता है, बैकबोन होता है, मतलब शुगर फॉस्फेट ऐसे कर करके क्या बनता है बेटा, एक चैन तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन दिख रहा है। और इनसाइड अंदर साइड में, इस साइड में अपन को क्या देखने को मिल रहा था, नाइट्रोजनस बेस, क्या देखने को मिल रहा था, नाइट्रोजनस बेस देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो बैकबोन में क्या है, शुगर और फॉस्फेट है, और अगर उसके इनसाइड में बोलेंगे प्रोजेक्टेड इनसाइड तो आपका क्या आएगा, नाइट्रोजनस बेस आएगा, ठीक है। इतना याद रखना आप लोग, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिस्कवरी देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ठीक है। मैसेरी एक साइंटिस्ट थे जो कि 1869 में जो है देखे थे, मैं आप लोगों को ये बता चुकी थी स्टार्टिंग में, एसिडिक मटेरियल देखे थे। तो एसिडिक मटेरियल ये आपका क्या था, इसको नाम देते न्यूक्लियन, ठीक है। उसके बाद फिर सन 1953 है ना, ये 1953 में फिर जो है वाटसन एंड क्रिक जो है वो किए थे, फिर से स्टार्टअप किए थे इस थ्योरी को, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्टअप किए थे, फिर आगे आप लोगों को देखने को मिल रहा था, ये तो मैं बता चुकी हूँ। फ्रैंकिस एंड विकल्स थोड़ा सा उसमें क्या किए, एक्सरे डिस्ट्रैक्शन डाटा इसको बोले, मतलब उसमें एक्सरे के थ्रू देखो, सबसे पहले याद करो एक बैंडेज जो होता है ना, अपन बैंडेज लगाते हैं, वो वेस्ट वाला बैंडेज में से ये देखा गया था, मैं आप लोगों को बताई थी, अगर याद होगा तो वेस्ट बैंडेज से निकाले थे। बट प्रॉब्लम ये हुआ था कि उसको जो है मतलब वो जो है ना एक चैन टाइप का था, मतलब हम लोग देखे ना चैन टाइप का है ना, तो उसको थोड़ा सा ना निकालना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो कैसे निकाल सकते हैं, मतलब चैन टाइप का थोड़ा सा है ना। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे क्या है, इसको हम लोग डीएनए पैकेजिंग में देखेंगे। पैकेज भाई कुछ भी चीज लंबी है ना, एकदम लंबी सी चीज है और इतू सा जगह है। अब अगर आप लोगों को मैं बोलूंगी इतनी लंबी सी चीज इतू से जगह में तुम भरो, तुम क्या करोगे, उसकी पैकेजिंग करोगे, प्रॉपर पैकेजिंग करोगे, तब जाकर तो वो पैक होगा, उसको डीएनए पैकेजिंग में देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, डीएनए, एक मिनट ना, हाँ ये देखे थे कौन, चार्गफ, क्या देखे थे कि ए और टी, मतलब ए के सामने हमेशा टी रहेगा, जी और सी रहेगा, मतलब ए के सामने हमेशा टी रहेगा, जी और सी रहेगा, ये आप लोगों को जो बताई इसको इन्होंने देखा था, ये कुछ नहीं है, हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि इफ इन डीएनए ऑन ऑफ 200 बेस पेयर नंबर ऑफ, ठीक है, जैसे कि जी का 40 और गिव अदर बाकी का बेस पेयर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टोटल डीएनए ऑफ 200 बेस पेयर है, ठीक है। 200 बेस पेयर में बोल रहा है, मतलब बेस कितने होंगे, 400 होंगे, 200 बोल रहा है ना तो उसके डबल होंगे बेस, ठीक है। अब उसके बाद जी में कितना बोल रहा है, 40 बोल रहा है, सी में भी कितने होंगे, 40 होंगे, ठीक है, 40 होंगे। अब उसके बाद कितने बचे, 40 देखो, जी में कितने हैं, 40 हैं, ठीक है, और जी के सामने सी है, मतलब सी में भी कितने होंगे, 40 होंगे, ठीक है। और टोटल कितने हैं बोल रहा है, 200 बेस पेयर हैं और 400 बेसेस है, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 आ जाएगा। अब 400 बेसेस है, 400 में 80 माइनस कर दो तो कितने है, 320 है, ठीक है, 320 है तो ए प्लस टी आपका 320 हो रहा है, ठीक है, ए प्लस टी 320 हो रहा है, 320 को उसको हाफ हाफ कर दो क्योंकि आधा ए का होगा आधा टी का होगा, तो कितना आएगा, 160। ये वाला किसको समझ में नहीं आया, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो। देखो ऐसे मेरा बात समझना, ऐसे एक दे देगा और एक दे के आपको बाकी का किसी का भी पूछ सकता है या सबका पूछ सकता है, तो इसमें हमको कैसे करना है, क्या बोल रहा है, डीएनए मतलब 200 बेस पेयर, ठीक है, 200 नंबर बेस पेयर नंबर ऑफ, ठीक है, जिसमें कि क्या है, जी 40 है, ठीक है,
और गिव अदर बेस पेयर, बाकी जितने अदर हैं उनका क्या दो, बेस पेयर आप बताओ। यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या निकालना है, जी सी, क्योंकि डीएनए बोला है, आरएनए बोला था तो अलग, डीएनए बोला है तो हम लोगों को क्या निकालना है, जी सी ए और टी, इतने का हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इतने का निकालना है, तो अब जी तो दिया है 40, बाकी हम लोगों को निकालना है, तो बाकी निकालने के लिए सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, जो दिया है पहले गिव को लिख लोगे, गिवन, गिवन क्या है, तो हमको पता है 200 बेस पेयर दिया है, ठीक है, इसमें तो 200 बेस पेयर बोल रहा है, और हम लोगों को पता है कि जहां पेयर बोल दिए वहां मतलब दो होंगे, दो लोगों से ही मिलके बनेगा ना, बोलते हैं ना आप दोनों पेयर बना लो, दो लोगों से ही मिलके पेयर बनता है, क्रोमोसोम सब पढ़े हो, क्रोमोसोम भी आगे बताओ। तो 200 बेस पेयर दिए हैं, 200 बेस पेयर दिए मतलब टोटल बेस, बेस पेयर बोला, पेयर है मतलब दो, बेसिस कितने हो गए 400, 200 लोग आदमी हैं और 200 बेस पेयर हैं, तो 200 लोग कितने हो गए, 400 लोग होंगे ना, तभी तो दो दो लोग का, तो कितने बेस हो गए टोटल 400, यानी 400 बेस हो गए आपके। अब 400 बेस हो गए, तो अब यहाँ पे दिया है बेटा z इज इक्वल टू 40, जी में 40 बेस है दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, सी, सी जी के सामने सी है ना, तो सी में भी कितने होंगे 40 ही होंगे, ठीक है, तो हमने सी का भी निकाल लिया। तो अब ये 40, ये 40, अब उसको प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना आ गया 80 आ गया। अब एक सी, जी और सी निकल गया, अब इसको साइड कर दो। अब देखो टोटल कितने थे, 400 थे, तो 400 माइनस 80 कर दो, क्या हुआ रुद्र, जी, मैं क्या बताई थी, जी और सी 80, ठीक है। तो अब एक चीज ये बताओ, मतलब यहाँ पे जी 40 सी भी 40 ही होगा, ठीक है, पुराना पढ़ना समझ में आ जाएगा, 40 ही होगा। अब 400 में अपन क्या किए, 400 माइनस 80 कर दिए, इसको प्लस किए, तो 80 है, 80 कर दिए, 80 इज इक्वल टू कितना हमारा 320 आया, 320 आया। अब 320 हम लोगों को मिल गया, किसका मिल गया, ए और टी का मिल गया, ठीक है, ए और टी को मिला करके 320 हो रहा है, तो अब ए और टी प्लस किए तो आपको 320, मतलब वही ए और टी मिल रहा है ना, वो दोनों बाकी है, दोनों निकल गए, तो वही दोनों बचे होंगे। अब इसको हाफ कर दो, 320 का हाफ ऑफ दो बराबर हिस्सों में बांट दो, तो जितना बचा वो ए का होगा, बाकी टी का होगा, 160 160, बस कुछ नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है, बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हो कुछ नहीं है ये उसके सामने, ठीक है, बस समझने वाला खेल है थोड़ा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब डीएनए डबल हेलिक्स क्या हुआ, यहाँ बॉन्ड कहाँ बनाई हूँ मैं, बॉन्ड नहीं बनाई हूँ, इज इक्वल टू की, वो बस बताया है, वो थ्योरी है, थ्योरी है वो, मतलब हिस्ट्री है, बस बताया है, यहाँ ये कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है, बस बताया है, बॉन्ड तो मैंने पहले बताए थे, तो हिस्ट्री, ठीक है। अब डबल डीएनए हेलिक्स मॉडल देखते हैं, ठीक है, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। क्या बोले ये, इट इज मेड अप ऑफ टू क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी होती है, हमने पढ़ चुका है, ठीक है, ये आपका मॉडल है, इसको डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये नाम याद रख लेना सेंटेंस का, और थोड़ा सा मॉडल का नाम याद रख लेना, ठीक है, कुछ नहीं है, पढ़ चुके हैं, ये दो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, बताई थी, दो जुड़ा रहता है, ऐसा मतलब वो रहता है करके, और जिसमें क्या रहता है बेटा, शुगर एंड फॉस्फोरस की हम लोगों को बैकबोन देखने को मिलती है, ये भी मैं बताई थी कि इसी इसी मॉडल के अंदर आता है ये चीज, ठीक है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, टू चैन रन इज एंटी पैरेलल, वो में बताई ना, ऐसे घुमा हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड, अंदर साइड नाइट्रोजनस बेस इधर है ना आपके, ये इनसाइड हुए ना, ये नाइट्रोजनस बेस है अंदर की तरफ, है ना। और क्या बोल रहा है, द बेसिस इन टू हाँ, बॉन्ड को बता रहा है, कुछ नहीं है, बॉन्ड को बता रहा है, ये आप जो लिखा है ना, ये आपका क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में आएगा, ठीक है, और जिसको कौन दिए थे, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखना है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट,
वही चीज तो बता रहे हैं, टोटल मतलब एक वो में एक टर्न में कितने रहेंगे, 10 बेस पेयर रहते हैं, बताई थी है ना। टोटल पिच आपका कितना रहेगा, 3.4, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर यही है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस ये, ठीक है। दो बेस पेयर के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, प्लेन ऑफ बेस बॉन्ड। चलो इधर को नोट करो, फिर इसको और आगे बताओगे। लेंथ, उसकी लेंथ, चलो लिखो। इसको पहले बना लो, इसको ना कैसे बनाना बता रही हूँ। इसको ना ऐसा स्ट्रक्चर बना लो और बस ये 4 को यहाँ पे लिखना, ठीक है। और एक तरफ 5 एक तरफ 3 रहेगा, तो एक तरफ 3 एक तरफ 5 रहेगा, दो ऐसे मतलब ऐसे रहेंगे और ऐसे मुड़े हुए। ये जो आज बताएंगे ये चीजें मैं स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ। चलो देखो, ये क्या होता है, थोड़ा सा मतलब उतार चढ़ाव टाइप है ना, ऐसा घुमा हुआ है कि लेंथ ही, ठीक है। ये बॉन्ड को याद रखना है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। पता है आप लोगों को दिख रहा होगा ये चैप्टर थोड़ा टफ, बट जो चीजें मैं बता रही हूँ ना वही पूछता है। कोई स्पेशली कुछ बनाने के लिए आप लोग का कुछ यहाँ कुछ फॉर्मेशन करने, कुछ नया उत्पन्न करने, बनाने नहीं बोलेगा, यही चीज बोलेगा। बस ये छोटी छोटी चीजों को याद रखो। नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरस, और ये आपका ये क्या है, शुगर। बस इसकी चैन तो बनती जा रही है, और कुछ तो नहीं दिख रहा, बस चैन ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग उसको देख के डर जाते हैं। आरएनए है कि डीएनए है पहचानना है, नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, न्यूक्लियोसाइड कौन सा है, नाइट्रोजनस बेस है तो डीएनए में है तो कैसा है, आरएनए में है तो कैसा है, यही सब तो देख रहे हैं। एक बार अपने से ना पढ़ने बैठना, देखना चीजें समझ में आने लगेगी अच्छे से। कोई टफ चीज नहीं, बस थोड़ा पढ़ लेना। चाहो तो लिख सकते हो, ये क्वेश्चन लिखते जाओगे ना तो आप लोगों की छोटी छोटी थ्योरी क्लियर होगी। छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर होता है ना क्वेश्चन। इसका नंबर कल तक मिल जाएगा टेस्ट। हमारा डेमो केमिस्ट्री फिजिक्स समझ में आ रहा है। तो सर से पूछ लिया करो डाउट, थोड़ा अपने से पढ़ के करो, फिर नहीं बनता सर से जाके पूछ लिया करो डाउट, सर से डाउट पर्सनली पूछोगे ना तो थोड़ा बहुत जो रहता है ना, समझ रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये क्या है वो, मतलब एक बार किसी बच्चों को पढ़ाओ ना फिर समझ में आता है इसको डाउट कहाँ पे आ रहा है, या इसका पूरा थ्योरी ही बर्बाद हो रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो तुम्हारा एक अच्छा चीज बताओ जो यहाँ पढ़ाने वाले, तुम थोड़ा रफ पढ़ के, रफली एकदम देख के आए, एक लाइन से जैसे पढ़ते हैं ना क्लास में बच्चों को पढ़ने, वैसे एक लाइन से सबको बोल रही हूँ,
जो टॉपिक में जिस चैप्टर में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री में, एक लाइन ना बस देख के आना। जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले सर से मैम से जो भी पूछ लो सर से, एक लाइन में पढ़ के आओ। पढ़ के मतलब नॉर्मल पढ़ना, ना तुमको याद करना ना समझना, बस एक लाइन से पढ़ के आओ। ऐसे जैसे बच्चों खड़े करवा के पढ़ाते हैं ना चैप्टर, वैसे बस पढ़ के आओ। फिर क्लास में आओगे तो क्या होता है, तुमको वो चीज देखा देखा लगता है। तो हमारा माइंड क्या करता है पता है, माइंड के साथ भी गेम खेलो। ये क्या करता है, जो चीज हमको ऑलरेडी देखा देखा पहचाना पहचाना लगता है, नहीं उसके बारे में सोचने लगता है। हाँ मैंने ये देखा था, कहाँ देखा था, अच्छा मैं यहाँ देखा था, अच्छा सर इसी को बता रहा है। फिर क्या होता है, तुम सर के लैंग्वेज से तो उनकी बातों से कनेक्ट होते, फिर कनेक्ट ही तो होना है, उसके बाद तो फिर समझ में आने लग जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि यहाँ टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कुछ अजीब सा टॉपिक है, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री में देखते ही होगे, तो अजीब लगता होगा। तो वो चीज क्या होता है, क्या बता रहे हैं, कई बार हम लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि बता क्या रहे हैं। ऐसा थोड़ा अपने आप को अंदर से लगता है कि कहाँ से आया ये, तो एक बार देख लोगे ना तो वो नहीं। तो थोड़ा सा ना पढ़ लिए करो एक लाइन। मैं ये फॉलो की थी, क्योंकि मैं जब थी ना स्कूल में, तो मेरे को फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता था, बिल्कुल भी। तो मैं क्या करती थी, मेरे मतलब ऐसा मेरे टीचर मेरे को बताए थे, तो जब से मैं पढ़ के जाने लगी ना एक लाइन से, तो फिर समझ में आने लगा, बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। 11th पूरा हो गया था, 12th में मेरे को ये पता है, 12th में मैं ऐसा पढ़ी और काफी अच्छा नंबर, मतलब अच्छा वो हो रहा था, तो समझ में आने लगा था सारा चीज। मैं फिजिक्स में ये फॉलो की। जबकि तुम बोलोगे मैम फिजिक्स में क्या पढ़ते थे, फिजिक्स में टॉपिक पढ़ो, जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसी के बारे में पढ़ो। ज्यादा हो रहा है तो एक आध क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन मत देखो, डर जाओगे शुरू से, टॉपिक को ही तुम पढ़ लो। नेक्स्ट पेज करूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, काफी हेल्प करता है। कभी कभी ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, पर बना लेना, एनसीईआरटी में दिया है, याद होगा, कुछ नहीं है। हाइड्रो ऑक्सिस क्या बोलते हैं रे, शुगर और फॉस्फोरिक इसको फॉस्फोरस को ऐसे जोड़ जोड़ के आपका चैन बना है, नाइट्रोजनस बेस है। ये तो प्रैक्टिस में होना चाहिए। ये भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको कर लो थ्योरी। कुछ मत करो इसमें, इसमें ना साइंटिस्ट का नाम लिख लो, डिस्कवरी है तो क्या डिस्कवर किए इसमें, एसिडिक मटेरियल, जिसको पहले उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन दिया, ठीक है। फिर न्यूक्लिन, ये नाम पहले दिए थे, पहले है। और यहाँ बॉन्ड नहीं बनाना बेटा, ये उसका वो, ये क्वेश्चन को जरूर लिख लेना, बहुत काम की चीज है ये क्वेश्चन, बहुत काम की चीज। पूरा सॉल्व करना है, एक एक प्लस माइनस कुछ को मत छोड़ना, पूरा एकदम एक एक चीज को लिखो, नहीं तो बाद में भूलोगे। ये थोड़ा सा ना, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। पता है तुम लोग क्या किया करो इस चैप्टर में, इस चैप्टर में जो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन साइड में है ना, उसको लिखा करो। और अगर पूरा चीज नहीं पढ़ पा रहे ना, तो कम से कम वो क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन को जाके देखा करो एक बार, कि वो क्वेश्चन में, वो प्रश्न में बोला क्या है, क्या बोला है, एक बार देख लो घर में, फिर याद हो जाए। कभी कभी, हाँ, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक जो थे, वो फिर से क्या किए थे, उसका स्टार्टअप किए थे, ठीक है। हाँ, वापस स्टार्ट किए, फिर ये वाला उसका है आगे, लिख लो ना, कुछ मत लिखो, बस इतना लिखो कि ये जो है ना एसिडिक मटेरियल न्यूक्लिन, इसको जब ये देखे थे कौन, 1869 में, तो फिर 1953 में ये जो दोनों साइंटिस्ट थे वो फिर से उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किए, उसी पे ही। हिस्ट्री है ना ये, किसमें, हाँ दे सकते हैं। ये क्या है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के नाम में कुछ नहीं है। देखो समझ गए तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं समझे ना, छोटी सी चीज तुम लोगों के लिए पहाड़ बन जाएगी। क्या बोलते हैं तनिष्का, इजली समझ आ गया होगा ना। तो अरे जो चीजें अच्छे से समझ आ रही, कम से कम उसको अच्छे से पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे।
और जो हार्ड है उसको तो पढ़ना ही है। हाँ तो उस वो तब याद आएगा जब आप लोग रिवीजन करोगे उसका। पता है जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उसमें फर्क क्या होता है? जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, पहला तो वो क्लास मिस नहीं करते, दूसरा चीज है कि वो रिवीजन करने नहीं छोड़ते। हम लोग क्या करते हैं, जो एक बार टेस्ट हो गया भूल जाओ और आगे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अब टेस्ट नहीं बना तो क्यों नहीं बना उसको देखो। रिवीजन अपने हर संडे या 15 दिन महीने दिन में एक बार एक ऐसा दिन रखो जिस दिन एक दिन संडे को एक दो चैप्टर रिवाइज करो और 15 दिन एक महीने में तुम मोटा मोटा उस महीने जो पढ़ाया 15 दिन में जो पढ़ा उसको पूरा पूरा रिवाइज करो। जितना रिवीजन करोगे उतना कम भूलोगे। अगर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही, याद नहीं रहता, सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, तो एक ही रास्ता है, रिवीजन का। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जिसको आपके फिजिक्स के भाषा में बोलते हो प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, वैसे ही रिवीजन करोगे तो याद हो। याद करो, फिजिक्स जब बनता नहीं, बाबा बाबा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होने कर लगते हैं, फिर मजा आने लगता है ना। वैसे ही ना इसको भी, मतलब बायो भी, हर सब्जेक्ट ऐसा है, रिवीजन करो। रिवीजन करोगे फिर तुम्हारा अच्छा सब चीज याद आएगा, फिर टेस्ट में तुम्हारे नंबर आने लगेंगे, फिर तुमको खुद को मजा आने लगेगा पढ़ने में। तुम लोग को जब तक मजा नहीं आएगा तुम लोग थोड़ी पढ़ पाओगे। एक पढ़ाई भी ऐसा चीज है, ये भी एक तरह का नशा है। एक तरह से पढ़ते क्या, समझ में आते क्या, नंबर आते क्या ना, तो मजा आने लगता है। और जब वो मजा आने लगेगा ना तो मजे मजे में आपका निकल जाएगा 12th बहुत अच्छे नंबर। पढ़ने में ना जब तक मजा नहीं आ रहा, मतलब समझ जाओ तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे, स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। स्ट्रेस लेके पढ़ने से ना याद होता है ना कुछ नहीं। और आप लोगों को पता है ना, ज्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप लोग जान रहे होगे तो। जापान में बहुत लोग जो हैं, बहुत लोगों को उन लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं एनी टाइम। जापान का जान रहे हो ना, एनी टाइम उन लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्पर्म काउंटिंग कम होती है, फीमेल्स में भी प्रॉब्लम होते हैं। टेंशन, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मजे से पढ़, चाहे वो कुछ भी टॉपिक हो। टेंशन लेने से बहुत दिक्कत आता है। बताइए ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर स्पर्म काउंटिंग कम हुआ तो क्या होता है, ठीक है। और फीमेल्स में भी मतलब ज्यादातर ना हर तरह से डिस्टर्ब होता है, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है कौन, स्ट्रेस। ठीक है, बायो वाले हो इतना पता होना चाहिए, तुम्हारे पढ़ाई से ही रिलेटेड है। आगे करूं, ये क्वेश्चन अलग से अच्छे से लिखो इसको ना, अच्छे से इसको लिखो, क्वेश्चन को लिख लियो। नेक्स्ट करूं, चलो इसको लिख। बहुत सारा नहीं, लेकिन आज क्लास में थोड़ा टाइम भी चला गया। ये मैं देखती हूँ, हो सके ना तो 3 क्लास